Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. We are here back with another episode of DSG Webinars, and this time जो topic हमने choose किया है that is a little bit of like a different topic. So generally आपने हमें देखा होगा कि हम solar के बारे में बात कर रहे होते हैं, solar के challenges, benefits, key stakeholders, our technology energy partners. But this time we thought why not to go a few steps back and हम ये realize करें कि actually what is the need to shift on the renewable energy. So categorically जिस तरह जब हम बात करते हैं कि जी आजकल के ज़माने में जो है वो सोलर के ऊपर शिफ्ट करना या किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है फॉर ऑल द कंट्रीज जस्ट नॉट फॉर द एस्पेक्ट कि जी आपने एक क्लाइमेट चेंज का जो एलिमेंट है उसको जहन में लाना है, लेकिन आजकल जो एक ओवरऑल ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, सो मोर और लेस हर जो इंडस्ट्री और हर जो कंट्री है वो इस दौर में लगी हुई है कि वो किसी ना किसी तरह से जो रिन्यूएबल के एस्पेक्ट हैं और उसके फ़वाइद हैं वो हासिल कर लें। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि इस सारे इंस्टॉलेशन या कंसिडरेशन ऑफ द रिन्यूएबल के प्रोसेस से पहले आता है, एंड दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट। सो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम वर्किंग। सो बहुत सारे ऐसे हमारे लाइव देखने वाले जिनको शायद इस टर्म की इतनी जो है वो फेमिलैरिटी नहीं है। सो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि एनर्जी कंजर्वेशन बहुत आम ज़बान में अगर हम इस चीज़ की बात करें कि जब घर में आप अक्सर लाइट जलती छोड़ जाते हैं और जो आपके वालिदैन हैं या इर्द गिर्द जो भी बड़े बूढ़े होते हैं वो आपको कहते हैं कि जी स्विच ऑफ योर लाइट्स, ठीक है। अगर आप टीवी ऑन छोड़ जाते हैं तो स्विच ऑफ योर टीवी। अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं ब्रेक के दौरान जो है वो आप अपनी जितनी भी यूटिलिटीज़ आपके लैपटॉप सब वर्किंग उसको ऑन छोड़ जाते हैं, सो उन सबको बंद कर देना चाहिए। एंड अब अगर आप वो बंद कर देते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली द एनर्जी कंजर्वेशन दैट यू आर डूइंग। हमारे घर सबके घरों में, सब इंडस्ट्रीज़ में, सब ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं। तो उस इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर लिखा होता है कि बिजली बचाइए। सो दैट बिजली बचाने का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ बेसिकली द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, बिकॉज आई थिंक ये बहुत ही एक बेसिक डेफिनेशन है जो कि शायद हम अपने स्कूल के ज़माने से सुनते आ रहे हैं कि एनर्जी इज़ नीदर क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो ऑब्वियसली आप उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे होते हैं और किसी ना किसी फॉर्म में उसको कंजर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आई थिंक कि अगर आप इसको ले और आप इसके ऊपर अमल करना शुरू करें तो आप एक तो एनर्जी कंजर्व तो करेंगे ही, अपनी भी बिजली बचाएंगे और अपने मुल्क की हिफाजत भी करेंगे। अब वो एनर्जी कंजर्व करने का जो प्रोसेस है कि आप उसको किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, आप ये किस तरह से समझ सकते हैं कि आपका जो एक घर है उसका लोड एनालिसिस अगर आप करना चाहें तो उस प्रोसेस का नाम एनर्जी ऑडिट है। कि एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप अपनी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से ऐसे इकदाम हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लेंगे और उसके बाद जो है वो आप अपनी एनर्जी कंजर्व कर सकेंगे। इसकी बड़ी एक बेसिक सी एग्जांपल मैं दूंगी कि अभी पिछले तकरीबन 2-3 साल के अरसे में हमने देखा कि बहुत फ्रिक्वेंटली एंड रैपिडली आपके जो लाइट्स का मैकेनिज्म है। सो एक ज़माना था, अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, सो देवर फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स। सो ट्यूब लाइट्स हम यूज़ किया करते थे, बट हार्डली आजकल के ज़माने में आपको कहीं ट्यूब लाइट्स नज़र आती हैं। और वो क्यों है? बिकॉज वो एक एनर्जी शिफ्ट हुआ, एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुआ, एंड एवरी फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट वॉज चेंज टू एन एलईडी लैम्प और एन एलईडी बल्ब और एन एलईडी लाइट। वो बेसिकली जो सारी की सारी वर्किंग थी दैट वाज अ रिजल्ट ऑफ R&D वर्किंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट मैकेनिज्म। कि उसमें ये जो है नोटिस में लाया गया कि बेसिकली आपकी जो फ्लोरेसेंट लाइट्स हैं वो आपकी ज़्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम करती हैं, और अगर आप उनको न्यू टेक्नोलॉजी और एलईडी बल्ब और एलईडी लाइट्स के साथ रिप्लेस कर देंगे, सो दैट विल एक्चुअली बेनिफिट यू आउट, दैट विल बेनिफिट आउट द इंडस्ट्री, दैट विल benefit out the industry that is actually involved in the production of the electricity. So आज की जो डिस्कशन है हमारी, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम इन्हीं पॉइंट्स और इन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर लेके चलेंगे। कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कौन सी ऐसे मैकेनिज्म्स हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको हमें यूज़ करना चाहिए। सो हमेशा की तरह इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए भी हमने इस फील्ड के एक्सपर्ट्स को जो है वो आज दावत दी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं एक एक करके जो हमारे गेस्ट हैं उनको ऑन स्क्रीन लूँगी ताकि हम फिर अपनी जो डिस्कशन है और जो पॉइंट्स हैं उनका बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले मेरे साथ GIZ से मिस फरहीन जावेद हैं। फरहीन हैज़ एन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन वर्किंग this domain, and she has a degree in accounting and finance from LUMS, and then she moved to Qaid-e-Azam Solar Park
Private Limited, and she served there for 2 years. And after that, she joined JIS, and now she is the country representative at JIS for 5 years. So हम में से बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद रिन्यूएबल्स की और सोलर की फील्ड से वाबस्ता हैं, सो वो ज़रूर जानते होंगे कि जिस जो है GIZ, दैट इज़ प्रॉपर कंसल्टेंसी, एंड इनके बहुत ज़्यादा इकदाम हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान में रिन्यूएबल को फ़रोग देने के लिए. सो वेलकम टू द शो फहीन, हाउ आर यू? Thank you. I'm good. How are you? Okay. I'm also good. So I think हम पहले अपने जो बाकी गेस्ट हैं उनको भी ऑन बोर्ड ले लेते हैं, एंड देन डेफिनेटली वी कैन स्टार्ट द वर्किंग. जी, हमारे जो अगले गेस्ट हैं दे आर फ्रॉम अ वेरी रेनाउंड इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ गुल अहमद टेक्सटाइल्स. एंड वहाँ से हमने जहमत दी है तीन जो है नौजवानों को. मैं उनको नौजवान इसलिए कहूँगी बिकॉज आप जब इस इंडस्ट्री से होते हैं, सो एट टाइम्स ये इंजीनियरिंग और फाइनेंस की इंडस्ट्री जो है वो समझी जाती है कि जी बड़ी रूखी सूखी और इस तरह से, लेकिन ऑब्वियसली योर नॉलेज कैन नॉट मैच आउट एनीथिंग. सबसे पहले हमारे साथ अलीम खान साहब हैं, दैट इज़ डायरेक्टर फाइनेंस गुल अहमद. उसके बाद हमारे पास काशिफ अली साहब हैं, एंड देन वी हैव सैयद उमैर अली, who is a deputy general manager in the field of power utilities. So we have a very interesting combination from this industry, जहाँ से हम definitely एक तो technical expertise तो ज़रूर लेंगे ही लेंगे इनसे, and साथ ही साथ जब हम financial impact पे बात करेंगे, because in the end everything revolves around the numbers, and those numbers are when in the form of currency, so definitely वो सबके लिए एक बड़ा attractive element हो जाता है. So ये जो सारी की सारी working है, ये जो conservation and audit and shifting to renewable, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये कनेक्ट होती है टू रिड्यूस योर कॉस्ट, पैसे बचाने के लिए या पैसों को सेव करने के लिए. सो ये सारी की सारी जो वर्किंग है वो हम इसलिए कर रहे होते हैं. सो वेलकम ऑन बोर्ड. आई थिंक इफ यू गाइस कैन हियर मी. Yes, we can hear you. अब्दुल अलीम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, आई थिंक दैट इज हेलो. Yes, yeah. ओके ओके, ठीक है. आपकी वीडियो आई थिंक इट इज ऑफ, सो वो आप अपनी to have the voice quality, we have preferred to combine on the video. Perfectly fine, perfectly fine. I think one element that COVID has taught us all is कि हम अब इस तरह के एक mechanism के अंदर definitely अब जो है वो working कर सकते हैं. अच्छा जी, मेरे जो third guest हैं, that is from DSG Energy, and इस सारे mechanism में जो एक I think element हमने एक नया देखा, that is building energy monitoring systems, because कहीं ना कहीं it is an in-between mechanism of having energy conservation and audit, and then leading to a ultimate point of having a proper good energy mix. So वो हासिल करने के लिए एक बड़ा important tool है, जो कि मेरा ख्याल है होना भी चाहिए, और आजकल उसके ऊपर बहुत R&D हो रही है. So ये नॉक को हेड करते हैं DSG Energy, and हम इनसे definitely पूछेंगे that how all these elements can help us out in having a good energy monitoring system. Welcome to the show, Saad. Thank you. Thank you. ओके, सो सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज बात करें, बिकॉज शो के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन तो किया एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी ऑडिट, बट आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम माय गेस्ट आल्सो कि आपके ख्याल में व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट. जी फहीद. एनर्जी कंजर्वेशन, जैसे आपने पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि एनर्जी कंजर्वेशन जो है बेसिकली हाउ यू कैन सेव एनर्जी फॉर बोथ एनर्जीज एंड हाउस होल्ड्स. उसके अंदर ज़्यादा ये वाली चीज़ होती है कि आप अपने आप को किस तरह से एनर्जी एफिशिएंट चीज़ों की तरफ कन्वर्ट करते हैं. एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट जो स्टार्टिंग फ्रॉम जो आपके एवरीडे हाउस होल्ड इक्विपमेंट होता है उससे टू बिगर मशीनरी इन द इंडस्ट्री, जैसे बॉयलर्स हो गए, जो आपके जैसे आपने बात की फ्लोर्स एंड ट्यूब्स हो गई, HVAC हो गया, एयर कंडीशनिंग जिसको हम कहते हैं, और पंप्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसको आप किस तरह से बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ लेके जा सकते हैं. कंजर्वेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप चीज़ों को रिप्लेस करें, बल्कि ये भी हो सकता है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है, जैसे हमें ऑडिट के अंदर रियलाइज़ होता है कि बहुत दफ़ा चीज़ों की लीकेज हो रही होती है, जिसमें एनर्जी लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं. कभी कभी तार आपकी ख़राब हो गई, तो वो अगर आप फिक्स करें तो आप एनर्जी बहुत ज़्यादा कंजर्व कर सकते हैं. इसमें आप लॉसेस को भी मिनिमाइज़ करते हैं. तो कंजर्वेशन और ऑडिट का बेसिकली मकसद यही होता है कि आप वो सारी चीज़ें फिगर आउट करें जिसमें आप अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, ज़्यादा अपने सिस्टम को एफिशिएंट बना सकते हैं. अपने again starting both from your home and if you work in your industries, offices, wherever. Exactly.
जी अलीम साहब, अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, उमैर और अलीम, whoever can explain मैं a थोड़ा bit. सा इसको शुरू करता हूँ, then Umair will take it to the next level. Okay, Primarily, okay, we are a manufacturing company. Our business is not to generate the electricity or the power. okay, But due to the country's situation, we are 100% relying on internal resources. So we have full-fledged system, which is a hybrid of gas, furnace oil, diesel oil, a little part on the basis of solar. Plus, we have all the equipments available to use the energy, heat, etc., which is emitted by the system. Our okay, goal to conserve is in a direction that we know. Number one, we will not get the extra connection from the gas companies. We have to rely on that. We are expanding. So what we are doing each and every time to concentrate on three aspects. Number one, what is the latest machinery which may give us the same yield at least, but with a much lesser energy conservation or the reduction, number one. Number two, what ancillary process we may eliminate with the new technology. Third, we made a heavy investment in the last year by changing all our cables and the distribution system. The result is that the whatever connection we had 20 years back, we have the same connection now. We are producing more energy, and with all our capacities being enhanced, we are not requiring any addition. Umar, please add what you like. यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल साहब, ऐसे ही है। हम लोग रिन्यूएबल्स के ऊपर और वेस्ट रिसाइकलिंग के ऊपर और जितने भी वेस्ट हमारे पास हमारे कन्वेंशनल सिस्टम से होते हैं वो सब हम रिकवर करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टीम एंड इन फॉर्म ऑफ हॉट वाटर। और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए भी हम लोग यही है कि हम लोगों ने टोटली जो है अपने जो कूलिंग एवोपरेशन प्रोसेस है कूलिंग टावर्स का, वो हमने कन्वर्ट कर दिया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एनर्जी इफिशिएंट रेडिएटर्स पे। और जो डे टाइम में हमारे पास जितनी भी लाइटिंग सिस्टम हमारे पास लगा हुआ है और वो ज़्यादा जो बाउंड्री वॉल्स पे है, जो कि मेन कंसर्न होता है हमारे पास कि उसको कौन मेंटेन करेगा क्या करेगा, तो उसको भी हम टोटली सोलर के साथ हमने इंटीग्रेट कर दिया है कि सोलर लाइट्स ओनली ऑन द बाउंड्री वॉल्स होंगी। okay, उसके great. अलावा हमारे पास कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है जिसके अंदर हम मिनिमम गैस के साथ स्टीम टरबाइन को भी ऑपरेट करते हैं और उसके बाद बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन के साथ हम प्रोसेस को भी स्टीम दे रहे होते हैं। इन कॉम्बिनेशन विद दैट आवर प्राइमरी एनर्जी सोर्स इज gas, or in sometime when we have a gas containment, so we need to go for the HFO and the diesel. We Okay, are also looking forward for a solar project, a big solar project. Before this, we are not feel that the solar is feasible for us क्योंकि गैस प्राइसेस काफ़ी लो थी। लेकिन अब आर्जिंग एनर्जी के इम्पोर्ट के साथ हमें रिन्यूएबल्स का एडिशन करना हो रहा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2025 तक हमारा कॉन्क्रीट प्लान तैयार है, तो इंशाल्लाह उससे भी हमें एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर फ़ायदा होगा। इसके साथ वाटर कंजर्वेशन के लिए हमारे पास ईटीपी है जिसके अंदर हम मैक्सिमम मतलब मिनिमम 60 से 70% पानी जो वो हम रीयूज कर रहे होते हैं। और इसके अंदर हमारे पास जितने भी प्रोसेस में पानी इस्तेमाल होता है वो सारा कंडेंसेट जो भी बनता है प्रोसेसिंग में, यहाँ पर फाइबर ब्लीचिंग में, उसके अलावा अपैरल में, वो सारा रीयूज हमारे पास बॉयलर्स में हो रहा होता है। और इंजन का और जो वेस्ट है जो कि जैकेट वाटर की फॉर्म में होता है वो भी हम हॉट वाटर के तौर पे एक्सट्रैक्ट करके हम अपने सिस्टम में यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि हमें हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो यू कैन से कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑपरेटिंग एट द एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 75 to 80% with all our the waste heat recovery boilers and waste recoveries That is systems. actually a really good percentage, Umair. And again, जिस तरह आपने डिस्कस किया कि there was a mix of the sources of energy, जैसे आपने गैस का जिक्र किया and different generator genset की वर्किंग की, so उसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम अपने प्रीवियस 2-3 डेकेड्स के एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न्स भी देखें एंड देन ये देखें कि किस तरह से जो है किन सोर्सेज से हम एनर्जी लेते रहे। जैसे अगर कैटेगोरिकली हम इंडस्ट्रीज की बात करें, सो देयर हैव बीन अ टाइम के जहां हमने कोल, गैस, जेनसेट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ग्रिड, इन सब का कॉम्बिनेशन देखा।
सो साथ आपसे जो है वो मेरा क्वेश्चन होगा कि हाउ हैव यू सीन दिस ट्रेंड चेंज इन पास्ट फ्यू इयर्स, और अभी अगर हम करंट ये जो 2020 से ऑनवर्ड्स का रेकॉर्ड है अगर इसकी बात करें कि इसमें अभी तक सिर्फ 3 साल गुजरे हैं, सो हाउ दिस शिफ्ट हैज बीन टेकन? यस मैम, अगर हम पूरी वर्ल्ड में देखें तो वी ऑल नो जैसे दिन ब दिन लोड की कंजम्पशन जो है वो बढ़ती जाएगी, और इस वक्त सबसे बड़ा अगर वर्ल्ड में क्राइसिस देखें तो वो एनर्जी क्राइसिस है। डिफरेंट कंट्रीज़ की वॉर चल रही हैं, लाइक तो जो जो कंट्रीज़ भी डिपेंडेंसी है उनकी ऑयल एंड गैस पे, जिस तरह हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ऑयल एंड गैस पे, तो हमारे लिए जो है वो शॉर्टेज इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो एज वी नो दैट इंडस्ट्री जब ग्रो करेगी देन हमारा लोड इंक्रीज करेगा, देन हमें मोर कंज्यूम करेंगे, जाहिर सी बात है लोड हमारा मोर एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो अगर आप पिछले 3 साल को देखें या पिछले 10-12 साल को देखें तो द शिफ्ट और इंडस्ट्री और हमारे डिफरेंट रीजन्स ने जो शिफ्ट एक सोलर की तरफ ली है, ये बहुत एक आई थिंक के एक इट इज अ आई थिंक रैपिड चेंज। या इट्स अ वेरी रैपिड चेंज। और अभी आप देखें कि इस वक्त हमारे ग्रिड में स्टेट की तरफ से तो नहीं लेकिन इंडिविजुअली भी अगर आप देखें इंडस्ट्री लेवल पे, रेजिडेंशियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे बहुत ज़्यादा जो है वो एक आप समझ लें एनर्जी मिक्सिंग सोलर ने कर दी है ऑलरेडी। ठीक है। फरीन, व्हाट यू हैव टू ऐड टू दिस पॉइंट के बिकॉज आप ऑब्वियसली इतने अरसे से कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती रही हैं इन द वेरी सेम डोमेन, सो आई थिंक यू हैव बीन एक्चुअली रियली क्लोजली कनेक्टेड विद द स्टेक होल्डर्स, सो हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड्स ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स? उसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये कि बिफोर 2013 हमारे पास लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी। तो जब लोड शेडिंग ज़्यादा हुई तो फिर लोगों ने जेनसेट इंस्टॉल करना शुरू कर दिए। तो अगर आज हम इंडस्ट्री के पास जाएं तो हर इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे कि ग्रिड के Genset, साथ एडिशनल जेनसेट हैं जो डीजल के ऊपर ऑपरेट करते हैं। yes, और जैसे वो डीजल के ऊपर ऑपरेट करते हैं, लेकिन अक्सर अगर आप इंडस्ट्री से पूछें तो दे वुड से कि ये वैसे ही आइडल हैं, इसको कोई इस्तेमाल उस तरह से नहीं है, हम it गैस is के a ऊपर backup चलेंगे। actually, yes. यस, तो वो एज अ बैकअप सबने इन्वेस्टमेंट की हुई है हैवी डीजल जेनसेट्स के अंदर। जो उसके अंदर जो करंटली जो पिछले कुछ सालों में ट्रेंड था वो ये था कि गैस को इंडस्ट्रीज यूज कर रही थी अपनी एनर्जी जनरेशन के लिए, क्योंकि गैस उस वक्त बहुत, जैसे सादे पहले भी मेंशन कर दिया कि गैस बहुत सस्ती थी तो लोग गैस के ऊपर शिफ्ट Exactly. हो गए। क्योंकि ग्रिड रिलायबल नहीं था तो हर किसी ने गैस जनसेट इंस्टॉल कर लिए, गैस पे बिजली पैदा होना शुरू हो गई और सब इंडस्ट्रीज फिलहाल गैस के ऊपर चल रही थी। लेकिन फिर अभी हुआ कि हमारा गैस का भी क्राइसिस आ गया। अब सर्दियों के अंदर गैस की लोड शेडिंग है तो सबको डीजल के ऊपर वापस जाना पड़ता है, लेकिन डीजल क्योंकि एक्सपेंसिव है तो, और ग्रिड भी क्योंकि ऊपर जा रही है, ग्रिड की प्राइसेस आ रही हैं। फिर नीका की तरफ से भी आई थिंक कोई इस तरह की रेगुलेशन आई थी कि आप अगर कंबाइंड साइकिल प्लांट नहीं है तो आप गैस पे जनरेट नहीं कर सकते। कुछ एनर्जी ऑडिट्स करने का भी उन्होंने प्लान किया। बिल्कुल। फिर उस सब के बाद जो है अब क्योंकि ग्रिड भी महंगा है, आपको गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, ग्रिड भी रिलायबल नहीं है, गैस भी रिलायबल नहीं है, डीजल आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगा है, तो अब इंडस्ट्री के लिए इसलिए ये नया उनके अंदर हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ये ट्रेंड इस वजह से आया है क्योंकि ऑब्वियसली अब फॉसिल फ्यूल्स पे आप अगर रिलाई करें तो वो बिजनेस आपका फिजिबल नहीं रहता। और दूसरा ये कि ग्रिड की बिजली भी जो है वो महंगी होती जा रही है क्योंकि आपका डॉलर जो है वो भी महंगा होता जा रहा है। हमारी इकोनॉमी की वजह से डॉलर महंगा है, बिजली महंगी है, तो रिन्यूएबल्स की तरफ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है क्योंकि रिन्यूएबल्स के साथ यही कि आपकी प्राइस जो है वो फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स लॉक इन हो जाती है, सिर्फ इनिशियल बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड जैसे हम फरहीन ने ऑब्वियसली अल्टीमेटली अगर हम अपनी सारी सबकी कॉन्वर्सेशंस के अंदर से जो क्रक्स निकालें, सो अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स टू द एनर्जी कॉस्ट, बिकॉज जितनी भी एक्टिविटीज़ और जितनी भी प्लानिंग है वो बेसिकली कॉस्ट के इर्द गिर्द है। अगर आज से अप्रॉक्सीमेटली कोई 2-3 डेकेड्स पहले अगर कोल प्लांट्स थे तो वो भी सिर्फ इसलिए थे कि बिकॉज कॉस्ट एलिमेंट इन्वॉल्व था, वो सस्ता पड़ता था। देन अगेन गैस पे शिफ्ट हुए बिकॉज गैस के ऊपर सब्सिडीज मिलती थी इंडस्ट्रियलिस्ट को, और फिर गैस जो है दैट वाज वेरी चीपर। बट अगेन विद द लोड शेडिंग एंड ऑल, बिकॉज ओवरऑल अगर एनालिसिस किया जाए तो फिर जो है वो आप ये देखते हो कि अब गैस फिजिबल नहीं है। सो अब फर्दर कौन से ऐसे टर्म्स हैं रिन्यूएबल्स के अंदर, कौन सी वर्किंग है जिसको आपको लेना चाहिए। सो अलीम साहब, आपसे मैं पूछूंगी बिकॉज यू हैव बीन द इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट, सो आपको क्या लगता है कि किसी भी एक इंडस्ट्री के जो टोटल इंडस्ट्रियल एक्सपेंस है उसमें एनर्जी कॉस्ट की क्या परसेंटेज है और वो कितनी इंपॉर्टेंट है?
देखिए different components होते हैं textile के अंदर, like the first is spinning, which is the highest consuming. हमारी total electricity consumption को almost 40% this only spinning consumes, followed by the winning, which almost consume 25%. Rest is consumed by all the processes, including the consumption by the admin and HR and security and so on and so forth. But if you look at the overall utility cost in the industrial exchange, is only 5% of our total cost of goods manufactured. Having said so, we are basically very much concerned about those units singly, spinning, weaving, or those related to it where the generation is or the consumption is higher. As I told you previously, that in case of weaving and spinning, we replaced almost our entire machinery and acquired the most efficient machinery, and we have reduced the number of ancillary processes also. But now the cost is going to double. This is one side. Secondly, we know that with the requirement, with the convention signed with the UNO and our customers' requirement, we have to be 100% net zero by 2030. So it's two-way. Not only we are looking for the conservation, but also we are looking for the replacement with the renewable energy. Yes. And we are located in multiple places, not at once. So we have the advantage of having solar on the roof. And we are also considering wind at the land where ample land is available. But being in an area which is surrounded by somehow with the thin populated areas also is a matter of concern. So we have engaged consultants. They are working out where it is possible to have combination of both solar and the wind, where we have only to rely on the solar. But it is very much determined that by 2030, we will be doing all our generations from the renewable energy. We have otherwise we will out of business. Okay, that is great. So coming to the next point, because now we know that actually energy cost has been there, and to control it, we have to take such means. So for that, the intermediary point is energy conservation and the energy audit. So Saad, coming to you, what do you think there should be the energy conservation goals and objectives, and are there any specific targets to which industries or individuals should look at? या इस पे मैं थोड़ी सी बात अभी मैम ने भी और सर ने भी बहुत डिटेल से इस पे एक्सप्लेन किया एनर्जी कंजर्वेशन को. तो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन इज व्हाट हाउ एफिशिएंटली वी आर यूजिंग एनर्जी, कितना हम लॉसेस को कम कर सकते हैं, कितना हम टेक में आगे एडवांसमेंट ला सकते हैं. लाइक अगर आप देखें आपके घरों में आज से चंद साल पहले आपके एसीज चल रहे थे और आज आपके इन्वर्टर एसीज चल रहे हैं जो कंपैरेटिवली उन एसी से लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं. और जिस मुल्क में हम रहते हैं उस जैसे मुल्क के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए कि हम एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं. तो इसके लिए आई थिंक जो मेरे माइंड में सबसे मेजर पॉइंट है कि आप एनर्जी को तब तक सेव नहीं कर सकते जब तक एनर्जी को आप मॉनिटर नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे अगर आप जब तक एनर्जी आप मॉनिटर नहीं करेंगे डिफरेंट मशीन्स की, लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ, आपकी मोटर चल रही है, आपको नहीं पता कि वो डेली कितना करंट कंजम्पशन का वो इंक्रीज कर रही है. तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तो आपका तो जो लीकेज है उस मोटर ने वो तो आई थिंक वो आपके एनर्जी कंजम्पशन को इंक्रीज कर रही है. तो मेरा जो मेजर पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल में भी, रेजिडेंशियल में भी, और रेजिडेंशियल में ये बहुत मेजर पार्ट अपना लेके आता है एनर्जी थेफ्ट के उन वाले एरियाज़ में. लाइक अगर एक रेजिडेंशियल साइड पे एक एनर्जी मॉनिटर हो रही है तो क्लाइंट को पता है कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और किन किन चीज़ों पे उसे एनर्जी को कंट्रोल करना है, और अगर वहाँ पे थेफ्ट हो रहा है तो वहाँ से उसे आइडिया हो रहा है. तो मेरा जो मेजर पॉइंट है, सबसे पहला जो हमें स्टेप उठाना पड़ेगा एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, like we have to monitor the energy, then we can take decisions. Like there are other major parts, like we can advance in the control technology, like different SCADA systems. Like if agar main misal दूं, like we are a solar company and we are working with different industrial sectors. तो टेक्सटाइल सेक्टर में अगर हम देखें तो वहाँ पे एक डिफरेंट टाइप, जिस तरह मैम ने पहले बात की कि लोड शेडिंग ज़्यादा थी, देन वी शिफ्टेड टूवर्ड्स गैस जनरेटर्स, जेनसेट्स. तो वो भी उनके पास एक चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, वो गैस से भी जनरेट कर रहे हैं, वो वापडा को भी यूज़ कर रहे हैं, वो डीजीज को भी यूज़ कर रहे हैं, देन सोलर भी मिक्स हो रहा है. तो
ऐसी इंडस्ट्रीज को एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोवाइड करना, एक प्रॉपर डैशबोर्ड्स देना जिसपे वो देख सकें कि किस किस सेक्टर किस किस सोर्स से वो कितनी कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो आई थिंक जो मेरा सबसे मेजर जो मैं जिस चीज़ पे जोर दूंगा कि विदाउट एनर्जी मॉनिटरिंग यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन एनर्जी कंजर्वेशन। Okay, great. Raheen, I would like you to add that what should be the specific targets in terms of energy conservation that both an individual at a home and an industrialist should see. जी, उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जैसे साथ में पहले मेंशन किया कि अगर आप अपनी एनर्जी को मॉनिटर नहीं कर रहे, तो आप उसको कंज़्यूम आपको पता नहीं चलेगा ना कि आपने कहाँ पे कंज़्यूम करनी है। तो Exactly. इंडस्ट्री के लिए तो दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले एनर्जी मॉनिटर करना शुरू करें। उसके लिए आप ईएमएस कोई इंस्टॉल कर लें, जैसे ISO 50001 जो आपका है, उसके साथ सर्टिफ़ाई करा लें। आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ आर सर्टिफाइड विद दैट Yes, yeah. yeah, we're certified with ISO 50001 now. But apart from that, जब आप अपने एनर्जी ऑडिट्स करवा लें फॉर द इंडस्ट्रीज, जब आप अपने एनर्जी ऑडिट्स करा लें, तो सबसे पहले गो फॉर द लो हैंगिंग फ्रूट्स जो आप कर सकते हैं, जो आपकी सबसे छोटी छोटी चीज़ें, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी सी रिप्लेसमेंट्स होती हैं, छोटी सी आपको रेक्टिफिकेशंस करनी होती हैं इन योर प्रोसेसेस, एंड यू अराइव एट ह्यूज एनर्जी जो आपकी कंजर्वेशन होती है। तो सबसे पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स को आप टारगेट करें, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपना इंक्रीज करें, जो आप एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जो आप एफर्ट्स हैं उनको आप इंक्रीज करें, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि जैसे आपने अपनी एनर्जी और ज़्यादा कंजर्व करनी होती है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती जाती है। Exactly. लेकिन जो और इसलिए सबसे पहले तो एनर्जी ऑडिट कराएं, अपनी एनर्जी मॉनिटर करें, फिर एनर्जी ऑडिट्स, और फिर एनर्जी ऑडिट्स की जो मेयर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट भी करें। अब घरों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें, क्योंकि आई थिंक अभी जो हमारे करंटली जो ग्रिड की प्राइसेस जैसे जैसे इंक्रीज हो रही हैं, तो इट इज़ बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द हाउस होल्ड्स कि वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करें, और अपने क्योंकि उसके अंदर पैसे बचाना भी थोड़ा सा ये होता है कि बिल्स आजकल जैसे आपकी सैलरी के दे आर मोर देन और Exactly. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर सैलरी, तो More वो than वाली half. तो एग्जैक्टली तो उस केस के अंदर आई थिंक इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप Exactly. फॉर एग्जांपल गर्मियों के अंदर एसीज वगैरह लगा रहे हैं या आप करें, तो अपनी इंसुलेशन थोड़ी सी बेहतर करें, क्योंकि हाँ, अगर बिल्कुल. हम पाकिस्तान में देखें तो हमारी एनर्जी हमारे घर जो है वो इतने ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट नहीं होते, तो लीकेजेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। हम फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आई मूव टू जर्मनी एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, ठीक है। अब Okay. हमारे घर के अंदर गर्मियों में या सर्दियों में, गर्मियाँ थी बाहर, इट वाज 35 डिग्रीज, और यहाँ जर्मनी में पीपल डू नॉट यूज फैंस, राइट, क्योंकि Okay. घर जो हैं वो इतने इंसुलेटेड होते हैं कि आपको गर्मी में भी इतनी ज़्यादा वो नहीं You होती do कि not गर्मियों feel के that अंदर आपको। temperature. यस, Yes. तो आपका इंसुलेशन जो है घरों की थोड़ी सी बेहतर होती है, तो हमें अपनी बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि जो नई बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर भी एनर्जी एफिशिएंसी का जो कंटेंट है या जो कंपोनेंट है, तो उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ के जो आपके एग्जिस्टिंग घर हैं, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, उसके अंदर भी आपको थोड़ी सी इंसुलेशन थोड़ी सी बेहतर करें, और थोड़े से एनर्जी एफिशिएंसी के मेयर्स, जैसे कि आप एलईडीज़ की तरफ चले जाएं, अपनी एनर्जी के बिल्कुल. अंदर जो है वो इंस्टेंट गीजर्स वगैरह या उस तरह की फैंस भी चीज़ें। बहुत सारे इस तरह से हैं, कैटेगोरिकली इस तरह के फैंस आ गए हैं, पेडेस्ट्रल फैंस भी हैं, सीलिंग फैंस भी, जो या तो सोलली रिन्यूएबल्स पे चलते हैं, या फिर जो है वो आपको इन्वर्टर फैंस मिलते हैं, जो ऑब्वियसली उतनी सर्ज जो है वो नहीं लेते। जिस तरह अभी हमारे पास एक क्वेश्चन भी कमेंट में पॉपअप हुआ कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स टू डू एन एनर्जी ऑडिट। तो बेसिकली ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली द बेसिक स्टेप्स कि आप अपने घर के अंदर एक तो यूटिलिटी को बेहतर करें। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ पीक एंड ऑन पीक आवर्स का, जो कि जनरली जो पाकिस्तानी है वो उतना उस पर फोकस नहीं करते। अभी रिसेंटली वी हैड मेड अ वेरी डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट आल्सो, बिकॉज हमारे पास एक बड़ा बैकलैश आना शुरू हुआ जबकि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बहुत हाई हुई और बहुत सारे लोगों को ऑब्वियसली इतने हैफ्टी बिल्स आए, जैसे आप मेंशन भी कर रहे हो। सो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको ऑफ पीक आवर्स का आइडिया नहीं था कि कब से कब शुरू होते हैं, और चूंकि बहुत सारी आवाम ऐसी है जो कि 9 to 5 जॉब्स कर रही होती है या दिन के टाइम जॉब्स में होती है, तो ऑब्वियसली वो जब घर जाते हैं तो अल्टीमेटली वो पीक आवर्स के अंदर ही अपनी कंजम्पशन कर रहे होते हैं। सो
उनको एजुकेट करना एंड देन फिर ऑब्वियसली आप रिपल इफेक्ट क्रिएट करें एंड लोगों को भी गाइड करें कि आप किस किस तरह से कुछ बेसिक मेजर्स करके कि आप ऑफ पीक आवर्स के अंदर जो आपका क्रिटिकल लोड है उसके अलावा ज़्यादा यूजेज ना करें, लाइक वॉशिंग मत करें, आयरनिंग मत करें, अपने इस तरह के अप्लाइंसेस मत चलाएं। फिर उसके अलावा अपनी लाइट्स को और अपने फैंस को और अपने एसीज को इन्वर्टर पे शिफ्ट कर दें। अभी जैसे अब दे आर अबाउट टू बी विंटर्स इन पाकिस्तान, सो इन्वर्टर एसीज के अंदर जहाँ तो आप एफिशिएंसी तो ले आए, लेकिन अब लोग क्या करते हैं कि वो उस एक जेनेरिक हीटिंग मैकेनिज्म से हटके अब वो एसीज को भी हीटिंग पे लगा देते हैं। सो वो ऑब्वियसली इन टर्न इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट इन योर बिल्स। सो आप अपने जो क्लॉथिंग है उसको बेहतर कर लें और इस तरह की वर्किंग कर लें। सो सिंपल सिंपल से कुछ मेजर स्टेप्स हैं जो ऑब्वियसली अगर आप लें तो फिर डेफिनेटली इसके अंदर आपको जो है वो बेनिफिट होगा। अच्छा, चूंकि हमारी डिस्कशन जो है वो मॉनिटरिंग से रिलेटेड चल रही थी और भी साथ ने भी एम्फोसाइज किया कि एनर्जी कंजर्व करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पहले अपनी एनर्जी मॉनिटर करें। सो कमिंग टू गुलेब, बैक टू गुलेब नदीम, सर, आर देयर एनी एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स टूल्स जो आपको यूज करते हैं या इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो यूज होते हैं, और आपके ख्याल में कि अभी इस डोमेन के अंदर फर्दर रिसर्च करने की ज़रूरत है और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? जी, बिल्कुल ऐसी है। हमारे पास जो पिछले 2 साल से हम लोग अपने एफिशिएंसी के अपने बेस्ट लेवल्स पे हैं। अब उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट यही है कि एनर्जी मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट है और जो टूल्स हैं और जो अभी ये जो डीसीएच एनर्जी के हैं साहब, इन्होंने कहा कि एनर्जी मॉनिटरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एट एवरी स्टेप, पानी से लेके इलेक्ट्रिसिटी से लेके स्टीम से लेके हॉट वाटर से लेके ड्रेनेज से लेके। तो इसके लिए हमारे पास हमने शुरू कर चुके हैं पिछले 2 साल से कि हमने एक सॉफ्टवेयर अपना ही बिल्ट इन किया है हमारी आईटी टीम में, और उसमें ही हमने सारे पैरामीटर रिगार्डिंग द वाटर, स्टीम, हॉट वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, आवर ओन कंजप्शंस, लाइटिंग लोड्स, एवरीथिंग वो रियल टाइम में आ रहा होता है हमारे पास। और जो हमारी एपीआईज हैं वो भी उसी के ऊपर ही डेवलप होती हैं कि नेक्स्ट डे जब हम एक इंटरनेट करते हैं मीटिंग्स, तो कहाँ पे कौन सी केपीआई पे रेड फ्लैग्स हैं, नहीं है। तो ये एनर्जी मॉनिटरिंग जो है नेक्स्ट स्टेप है कि किसी भी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री का। उसके अलावा फिर आपकी ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। जिस तरह ये इन लोगों ने कहा कि लॉसेस जो हैं, लॉसेस भी इसी तरीके से ही एनालाइज होते हैं कि एक एंड पे कितनी एनर्जी जा रही है और फिर नेक्स्ट एंड पे 2 किलोमीटर बाद जो हमारी एक मिल लगी है तो वहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप है, उसके हिसाब से कितने एनर्जी लॉसेस यहाँ पर हो रहे हैं। तो अलीम साहब ने भी आपको कहा कि हमने सारी अपनी 25 ईयर्स पुरानी केबलों जो है वो रिप्लेस कर दी है। पूरा रिवैम्पिंग हमारे पास प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हमें ओल्ड ट्रांसफार्मर्स एंड केबल्स के ऊपर काम करना था। तो फिर हमने एनर्जी ऑडिट्स किए विद द यूज ऑफ द थर्मल इमेजिंग गन्स, और फिर उसकी डिटेल रिपोर्ट बनी और फिर जो उसके ऊपर काम हुआ। तो पूरा एक प्रोसेस है जो कि आपको इनिशिएट करना पड़ेगा एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, और उससे मेरा जो ख्याल है रफली यू कैन अचीव 15 to 20% efficiency increase in your industrial system easily. ग्रेट, दैट इज ग्रेट। एंड अभी जो है वो हमें उसी से रिलेटेड कमेंट भी रिसीव हुआ कि अगेन इट इज वैलिडेटिंग द परसेंटेज दैट मिस्टर उमर हैज टोल्ड दैट ही हैज सेव्ड अराउंड 15% ऑन हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय मूविंग हाई इलेक्ट्रिसिटी यूसेज आइटम्स टू मॉर्निंग ऑफ पीक आवर्स। सो डेफिनेटली अगर आप इन प्रैक्टिसेस के ऊपर अमल करें तो डेफिनेटली आपको उससे बेनिफिट जो है वो ज़रूर मिलता है। बिल्कुल सिमिलरली जैसे उमर साहब ने बताया कि इन्होंने बहुत सारे एनर्जी ऑडिट करवाने के बाद ऐसे प्रोसेसेस किए जिससे उनको अब जो है वो फ़ायदा हुआ। तो जहाँ हम ऑडिट की बात कर रहे हैं वहाँ हमारे पास एक और कमेंट आया है कि व्हाट आर द इनोवेशन एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट प्रैक्टिसेस। उससे पहले आई वुड लाइक फरहीन टू यू कि आप थोड़ी सी जो है वो हमें डिटेल बताएं कि एक्चुअली एनर्जी ऑडिट के स्टेप्स क्या हो सकते हैं। अगर हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन कौन से ऐसे सेगमेंट्स और एलिमेंट्स हैं कि जिनको आपको लेके चलना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन, अब जो जब हम ओवरऑल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो जैसे उमर साहब ने भी ये पहले बताया कि एनर्जी कंजर्वेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट इलेक्ट्रिसिटी conservation. Yes. It's also about heat conservation, water conservation. Yes. Water does not come under energy, लेकिन environmental उसके अंदर आ जाता है, लेकिन overall it also heat also comes under energy conservation. Yes. तो अब उसके अंदर जो एनर्जी ऑडिट के बेसिक प्रोसेसेस हैं, जो बेसिक स्टेप्स हैं, उसके अंदर सबसे पहले तो आप अपनी
लोड प्रोफाइल करते हैं कि हर चीज़ आपका लोड मेजरमेंट्स कि आपकी हर इक्विपमेंट जो है वो कितना कितना लोड कितना कितना उसका लोड है और कितनी एनर्जी कंजम्पशन है। सबसे पहले आप एनर्जी कंजम्पशन मॉनिटर करते हैं और फिर जो उसका नेक्स्ट स्टेप है कि आप देखते हैं कि व्हाट आर द नेक्स्ट व्हाट आर द मॉडर्न इक्विपमेंट इन द मार्केट जिसके साथ उसको बेंचमार्क करते हैं। तो फिर उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप बेंचमार्किंग करें कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है और आपका प्रोसेस जो है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि अच्छा अगर मैंने ये चीज़ जो है अगर इसमें आपके लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं या ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है कंपेयर टू द बेंचमार्क्स, तो फिर आप उसके ऊपर काम करें क्योंकि वो ऑब्वियसली इट इज़ कंज्यूमिंग मोर एनर्जी देन इट शुड। और फिर उसके बाद जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उसको आप सबसे पहले टारगेट करें जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है और आपका आउटकम ज़्यादा है। वेरी और गुड। यस। हुँ। और जो उसके बाद ये वाली चीज़ है कि आप नई टेक्नोलॉज़ीज़ के बाद फिर उसके बाद जब आपने वो कर लिया तो फिर आप यू मूव टुवर्ड्स न्यू टेक्नोलॉज़ीज़। जब आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी के आपके लो हैंगिंग फ्रूट्स खत्म हो गए हैं तो फिर उसके बाद आप हायर इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ जो कि आपको मतलब क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो इवेंचुअली चीज़ें आपके पास एंड में रह जाती हैं वो वाली होती हैं इसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है लेकिन वो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी टू लेसर डिग्री उसको इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं इन द लॉन्ग टर्म कि अगर आप उनके ऊपर भी शिफ्ट कर जाएँ तो आपको इवेंचुअली एनर्जी कंज्यूम करते हैं और फिर उसका बिज़नेस केस भी निकल आता है। उसके अंदर अब जैसे हीट के अंदर अगर आप देखें तो हीट पंप्स की बात हो रही है। अगर आप बॉयलर्स से मूव कर जाएँ टुवर्ड्स हीट पंप्स क्योंकि वो भी एनर्जी किस तरह से करते हैं रिन्यूएबल से कंज्यूम करते हैं। उसके बाद आप बॉयलर्स को हीट पंप से करें तो वो अ यू कैन सेव अप ऑन हीट जो आपकी और एग्जैक्टली। इसी तरह से जो अगर आपका एनर्जी अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो हीट इज बीइंग प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट। तो बहुत सारे लोग जो वो हीट को जो आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है उसको बाय प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो वो वाली सारी चीज़ें जो है कि आप किस तरह से अपने वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं और फिर किस तरह से आप अपने एनर्जी ऑडिट को कर सकते हैं बेंचमार्किंग कर सकते हैं और फिर जो स्टेप्स हैं उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रियली ग्रेट, दैट इज रियली ग्रेट। एंड अगेन उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि एट टाइम्स लोग एनर्जी ऑडिट करके कुछ उसकी जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं उनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, बट अगेन फिर वो उसको अनमॉनिटर्ड छोड़ देते हैं। अगेन वी आर एम्फसाइजिंग ऑन मॉनिटरिंग। तो अगर आप यस उसको यस एब्सोल्युटली। क्वार्टरली या उसके बेंचमार्किंग करके उसको मॉनिटर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इट विल अगेन लीड यू टू द सेम जीरो पॉइंट। तो वो एक उसकी रिपीटेड मॉनिटरिंग जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है कि क्या आप जो उससे रिजल्ट लेना चाहते थे वो आपको डिलीवर हुआ भी या नहीं हुआ। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है बड़ा एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि शायद आई थिंक एक तो हम ऑलमोस्ट जितने भी लोग इस टाइम इस फ्रेम में हैं दे ऑल आर रिलेटेड टू एन एनर्जी इंडस्ट्री, ठीक है। टेक्सटाइल से भी जो हमारे साथ लोग हैं सो ऑब्वियसली दे हैव एन एम्पल एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। सो कहते हैं ना कि आपकी जो एजुकेशन है वो शायद आपको घर से ही स्टार्ट करनी चाहिए। तो हम अपने पर्टिकुलर ऑफिसेज में बैठ के जहाँ बात करें तो एट टाइम्स बड़ा अलार्मिंग होता है कि आपके जो कलीग्स होते हैं दे डोंट नो अबाउट द प्रोसेसेस। उनको इन चीज़ों के बारे में शायद इतनी अवेयरनेस नहीं होती। जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल दी ऑफ पीक ऑन पीक आवर्स की, सो डिस्पाइट दैट हैविंग कनेक्टेड टू अ लाइक सोलर एनर्जी कंपनी एंड हम रिन्यूएबल्स के अंदर काम कर रहे हैं, स्टिल बहुत सारी ऐसी एक परसेंटेज होती है जिनको इन चीज़ों के बारे में जो है वो उतना पता नहीं होता। सो आई वुड लाइक ईच एंड एवरी person of you stands that how you engage your employees and stakeholders for these efforts, और कितना ज़रूरी है आपके अवेयरनेस सेशंस या प्रोग्राम्स या कोई भी इस तरह की सर्टिफिकेशन हो जिसके अंदर आप उनको जो है वो ऑब्वियसली इनरोल करा सकें, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिपल इफेक्ट। तो आप एक को सिखाते हैं तो वो आगे चार को सिखाता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम गुलहम टीम, अलीम साहब या उमेर साहब, whoever is available, सर व्हाट डू यू से कि आप क्या समझते हैं कि ये जो पॉइंट है ये कितना इम्पोर्टेंट है? Primarily, in case of Gulamet, we train employees in many directions. It's not Okay. only about use of energy or the conservation. It's also about the use of water, especially the clean water, and conserving its same. Same is the case with the paper. So they are trained for three things: using lesser paper, using lesser energy, using lesser water. It doesn't mean compromise on the quality, means use it efficiently. For example, you're leaving your cabin or a group is going for a tea, switch off the lights, switch off the air conditioner if it is controllable, or lower the temperature. Secondly, only print those which is essentially required, otherwise you will be questioned that why, how many papers you have used. Similarly, at the end of the month, the billing is made by the energy department. We always question why the energy is on rise, why the same is not reducing, why there was a late sitting or something, or there was some problem, why you have considered everything. So,
unless and until you train employees, made their mind so skillful and intelligent to understand the sensitivity of anything, they will not act. And when they are trained for this, they basically become the leaders and train others, their subordinates, their other team members. So we spent a lot of money where we engage internal teams who are into training, and times we also invite third party consultants or individuals to come and speak with us that what a good habit of using the things cautiously will help us. Great, that is great. Saad, what you have to say about it? या इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है कि जो भी आपके दूसरा क्वेश्चन है कि एम्प्लॉयज़ हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे पहले तो आप उनको एजुकेट करें, उनको बताएं कि व्हाट इज़ एनर्जी कंजर्वेशन, उनको बताएं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, देन आप उनको बता सकते हैं कि हाउ कैन वी डू दिस। तो इसमें इसके लिए आप एक प्रॉपर एक आई गेस एक मैनेजमेंट आप अपनी बना सकते हैं। लाइक अगर मैं घरों की बात करूँ, सिर्फ अपने घरों की बात करूँ, लाइक हाउ वी आर मैनेजिंग आवर एनर्जी कंजर्वेशन एट होम, एनर्जी कंजम्पशन एट होम। तो अगर मैं बात करूं तो एक रेफ्रिजरेटर की रिप्लेसमेंट की भी बहुत मैटर करती है। लाइक अगर आप उसको एक ऐसी जगह पे रख देंगे जो ऑलरेडी हीटेड है, तो वहाँ पे जो उसका कंप्रेसर है तो उसको तो बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी कूल करने के लिए। लाइक अगर आप सपोज एक और मैं एग्जांपल दूं, लाइक अगर आप अपने घर में आपने एक इन्वर्टर लगाना है, लाइक आप एनर्जी तो सेव कर रहे हैं, एक एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको एक ऐसे हीटेड रूम में या एक बहुत बड़े रूम में जो उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन किए बगैर, साइज कैलकुलेशन किए बगैर रूम के वो लगा देंगे, तो ये चीज़ें भी बहुत अफेक्ट करती हैं। एजुकेट करना, ये सिर्फ मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड बंदे के लिए ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। आज पूरी दुनिया जो या आप स्पेसिफिकली हम जिन क्राइसिस में हैं, तो हमारे लिए इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना हर इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। Great. Yes, Farheen, what you have to say about it? आई थिंक इसके अंदर दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जो आपकी कैरेट अप्रोच भी इंपॉर्टेंट है और स्टिक अप्रोच भी इंपॉर्टेंट है कि आप पहले तो अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करें व्हाट आर द बेनिफिट्स अबाउट इट। और कभी कभी उसके अंदर ये होता है कि जैसे आप मे बी अमंग्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आप उनको किसी इस तरह के कॉम्पिटिशन्स के अंदर एंगेज कर सकते हैं कि आप मतलब एज एन के कौन सा डिपार्टमेंट कम एनर्जी कंज्यूम करता है या इस तरह की चीज़ें। जैसे हमारे जीआईजेड के अंदर ये चीज़ कॉमन है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी हैंडप्रिंट। तो उसके अंदर हर प्रोजेक्ट की मॉनिटर होती है कि हर प्रोजेक्ट कितना सस्टेनेबल रहा है, अगैन इन टर्म्स ऑफ पेपर कंजम्पशन, इन टर्म्स ऑफ देयर ट्रैवलिंग और एनर्जी कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें, वाटर कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें मॉनिटर होती हैं। Initiative, yes. और फिर उसके अंदर जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट जो है वो इट हैज़ बिन सक्सेसफुल और एक्स्ट्राऑर्डिनरीली सस्टेनेबल, तो फिर उसको इट इज़ मेंशन्ड और वो उनको कोई प्राइज़ वगैरह मिलता है या इस तरह की चीज़ होती है। मतलब देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन इन द होल जीआईजेड, पूरे ग्लोबल प्रोजेक्ट्स के अंदर इस तरह का होता है। तो वो वाली एक कैरेट अप्रोच है। लेकिन जैसे कि अभी उमैर साहब ने भी मेंशन किया कि एक स्टिक अप्रोच भी है कि आप सारी चीज़ें मॉनिटर करें और फिर आप उनसे पूछें कि ये क्यों आपने ज़्यादा कंज्यूम किया है। क्योंकि अगर दूसरा डिपार्टमेंट अगर इस तरह से कंज्यूम करे और आपने इतना कंज्यूम किया है, तो उनका और आपका डिफरेंस क्यों है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आई थिंक कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसी तरह से है कि जैसे ब्रांड जो हैं वो दोनों अप्रोच से चलते हैं कि कैरेट और स्टिक अप्रोच, के आपको वो सपोर्ट भी कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉलेशन के लिए। वो दे आर ऑल्सो पार्टनरिंग अप विद अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो उनके सप्लायर्स को सस्टेनेबल बना सकें। लेकिन इन द एंड वो उनकी आगे से रेगुलेशंस भी हैं कि अगर आप ये नहीं फुलफिल करते तो यू विल बी ड्रॉप्ड आउट ऑफ द प्रोग्राम, जो आपकी पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी। तो देयर इज आल्सो अ स्ट्रिक्ट अप्रोच कमिंग फ्रॉम देयर। तो वो दोनों चीज़ें आपको साथ साथ लेके जानी पड़ती हैं। उसके अंदर आप अपने एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट तरह से एजुकेट करने के लिए जैसे कि अक्सर जगहों पे लिखा भी होता है कि अच्छा पानी बंद करें जब इस्तेमाल नहीं हो रहा, या फिर लाइट ऑफ कर दें, स्टिकर्स लगे होते हैं। तो आई थिंक बहुत सारे लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। द थिंग इज कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को बताना है कि नहीं, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ यहाँ पे लगी है, और वो इस मेंटेलिटी को आपने प्रमोट करना है कि कंजर्वेशन अच्छी चीज़ है। मतलब ये कोई कूल बात नहीं है कि आप अपना लाइट ऑन छोड़ दें कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो मेंटालिटी जिस तरह से अगर आई थिंक जैसे लोगों को अपने हायरार्की में जो ऊपर वाले लोग होते हैं उनको फॉलो करने की आदत होती है। तो अगर इफ द बॉस इज डूइंग दैट, Yes.
बॉस ये कह देता है कि भाई छोटा वाला कर लेगा, मुझे क्या जरूरत है करने की। तो अगर बॉस जब तक ये मेंटालिटी को प्रमोट नहीं करता, तो तब तक जो बाकी आपके नीचे वाले लोग हैं वो उसको नहीं करते, उसको वो भी फॉलो नहीं उसको कैजुअल लेंगे, ऐसे ही है। तो Great. इसलिए आई थिंक इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द हायर अप्स From the ताकि वो hierarchy. Yes, great. Acha, I think Gulama team has to leave. It has been a very great and insightful session. And before you guys leave, so there's a one last question for you guys. I think because आप लोगों ने emphasize भी किया कि you have been doing not only the energy conservation but also the water conservation and working. So there's a question that apart from electrical, what other means are there to assess water and other resources for conservation purpose? So kindly इसका आप जो है वो जवाब दे दीजिए, and उसके बाद we can obviously have like a good part from this. अच्छा, वाटर कंजर्वेशन के अंदर बहुत छोटी छोटी अगर हम माइक्रो लेवल पे जाएं तो वो भी हमने किया है एक अपनी लीड सर्टिफाइड यूनिट के अंदर के जो वाटर टैप्स हैं, वाटर टैप्स भी डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। उसके अंदर फ्लो कंट्रोल होता है। एक तो वो हम यूज कर सकते हैं कि लो वाटर फ्लो कंट्रोल के सबसे अच्छा ब्रांड है वो पोटा है। पोटा के आप अच्छे थोड़े महंगे बट वाइबल रहते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर कि पानी कम खर्च होता है। लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि पानी का बिल बस एक स्टैंडर्डाइज आ जाता है। अगर मैं इंडस्ट्री की बात नहीं करूं तो वो भी एक गलत है। एक इसका एक प्रोसेस होना चाहिए कि हर घर पे हर जगह पे जहाँ पे भी आप पानी दे रहे हैं वो मीटर्ड होना चाहिए हर हाल में। दूसरा ये है कि जो घर डिफेंस वगैरह में नए कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वहाँ पे दो नई टेक्नोलॉजीज हैं। एक तो वो है कि जो वॉशरूम का जो फ्लश है वहाँ पे हाथ धोने का सिस्टम के हैंड वॉशिंग के सिस्टम से ही फ्लश में पानी आता है और वही पानी आप फ्लशिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं और ये सब कंसील्ड होता है। ये देख नहीं रहा होता कि पाइपिंग कहाँ पे हुई हुई है। तो ये सेटअप भी एक बहुत अच्छा है। तीसरा ये कि वही पानी जो आप वॉशरूम में इस्तेमाल कर रहे हैं जो हाथ धोने के लिए वो लोग अपने गार्डन में इस्तेमाल कर लेते हैं। गार्डनिंग के लिए पानी के लिए ये सारे पानी यहाँ इस्तेमाल हो जाता है। बिसाइड्स ये जो रेजिडेंशियल जो मैंने एप्लीकेशंस हैं बताई, इसके अलावा जो इंडस्ट्री में है वो ईटीपी होता है कि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हमारे पास होता है जो हमारे पास 60 to 70% वाटर रिकवर करके दे रहा होता है जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 30-40% पानी एस्टेब्लिश की लाइनों में क्या कहते हैं दे रहे होते हैं, उसके अलावा 60-70% हम रिकवर कर रहे होते हैं। तो ये 2-3 वाटर कंजर्वेशन के ऊपर हैं बातें। दूसरा ये कि बाहर यूरोप वगैरह में अगर आप देखें कि बारिशें बहुत होती हैं तो उसी बारिश के पानी को भी एक जगह वाटर टैंक के अंदर कर रहे होते हैं। तो इस और एक और बात बस लास्ट और बट नॉट द लीस्ट के जो आजकल नई टेक्नोलॉजी तो नहीं है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है कि आप एयर से ह्यूमिडिटी एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको पानी के तौर पे एज अ ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं। तो बस दैट्स ऑल। और सिर्फ इसमें ये ऐड करूंगा कि वो जहाँ पे जनरल पब्लिक जा रही होती है स्पेशली मॉल्स के अंदर प्लेसेस, वहाँ देखा होगा आपने अपने टैप बदल दिए। पहले आप टैप खोल के बैठ जाते थे और आराम से पानी बहाते रहते थे और वो टैप ऐसे किए हैं कि अनलेस यू हैव अ हैंड ओवर देयर वो पानी नहीं आएगा। सेंसरी एट द मोस्ट लेवल। यस, हमें रियलाइजेशन हमारे अंदर होगी और वेल सेड बाय मैन कि अनलेस मीटरिंग इज देयर नोबडी रियलाइजेस हाउ मच वाटर इज वेस्टिंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। हमने सक्शन पंप लगाए हुए हैं, पानी खींच लेते हैं, दूसरे को पानी नहीं मिलता एंड वी थॉट इज ऑल लीगल बिकॉज ये हमारे को एक फिक्स रेंट देना है। When there will be no fixed rent, all these evil practices will go and we will become responsible also that water is a resource to be conserved. We are experiencing in defense that only one day water is coming and rest of the day we are getting from the tanker. So we are very cautious. If it goes for everyone, because जब पैसे जेब से निकलते हैं ना, the feelings change. And as long as you're getting it free, you are enjoying it freely. That's the problem. यस एलपीजी एलएनजी आपको सड़कों पे सीएनजी स्टेशन थे तो पहले गैस सस्ती थी, सीएनजी पे लोग गाड़ियां चलाते थे। आज गैस नहीं है, वही कंडीशन हो जाएगी पानी की आज से 5 साल बाद फिर हम लोग उसको पीछे भाग रहे होंगे यार। दुनिया में आपको टैप वाटर जो है वो पीने के लिए पकाने के लिए नहीं होता, ये टू बाय। ये ना अगर हम यही रहे तो फिर हम भी वहीं लैंड कर जाएंगे।
ऐसा ही है बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच अलीम साहब एंड काशिफ साहब एंड उमैर साहब। आई थिंक आप लोगों की शायद कोई मीटिंग है, सो व्हेनेवर यू गाइस वांट टू लीव यू कैन लीव, नो वरीज। अच्छा, एक और बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है। सो ये आई वांटेड कि हमारे पास यहाँ पे कोई पीका की रिप्रेजेंटेशन से भी होते, बट आई थिंक दे हैड कुछ उनकी मसरूफियात थी तो वो आ नहीं पाए। So इस्लाम ने हमें क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज द करंट रोल ऑफ पीका व्हेन इट कम्स टू ऑडिटिंग ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स व्हिच हैव आउटडेटेड हाई कंजम्पशन appliances. So by any chance, Farheen, if you had any like working with Pika, so you can comment on it. Otherwise, obviously हम कुछ processes के अंदर तो involved रहे हैं. So I know that there has been an energy audit process started for the government building. So if you can comment on this. जी पीका मेरा ने नाम फहद जुमा है। जो जॉइंड यू एक मीटिंग से खत्म हो गए तो Okay. I've been completed my course with the NICA Okay. and as an energy auditor. तो काफी हमारे पास in depth knowledge है how to Okay. comply with 60% and above efficiencies and all that, and Okay. I'm very well aware of this NICA and the PICA both Okay, both so of them. just I'll take my answer from Farheen and then obviously you can comment on this, okay? And welcome on Okay, board. Ji Farheen. thank you. जी उसके अंदर ये है कि पीका ने क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन या बिल्डिंग इन बिल्डिंग्स का जो है लॉ भी पास किया था इन आई थिंक 2018 2019 नीका ने पास किया था और पीका ने उसको अडॉप्ट किया था। Yes. गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का तो जैसे उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का तो कर रहे हैं, लेकिन अब एक्चुअली जो लॉ है वो सिर्फ उन बिल्डिंग्स के लिए एप्लीकेबल है जो 100,000 किलोवाट आवर से ज़्यादा या 100 किलोवाट पीक से ज़्यादा कंजम्पशन है जिन बिल्डिंग्स की, और सिर्फ फिलहाल उन बिल्डिंग्स के लिए एप्लीकेबल है जो न्यू कंस्ट्रक्शन है। जो पहले से कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर वो लॉ उस तरह से एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनका ये पॉइंट था कि वो फेजेस में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन फॉर द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स दे ऑलरेडी स्टार्टेड ऑडिटिंग द बिल्डिंग्स। फॉर एग्जांपल उन्होंने जो उनका सिग्नेचर प्रोजेक्ट था वो जीसीयू का था, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को, जो उन्होंने उसकी एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी एफिशिएंसी पे भी काम किया था और फिर उसको रिन्यूएबल एनर्जी पे भी कन्वर्ट किया था। Yes. फिर उसके बाद उन्होंने सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो पब्लिक बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर उनकी सोलराइजेशन के लिए और फिर एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आई थिंक दे हैड अ प्रोजेक्ट विद द वर्ल्ड बैंक जिसके साथ वो काम कर रहे थे। और उसके अलावा आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के साथ उनका प्रोजेक्ट था कि वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को प्राइमरीली वो उसको रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे थे, सोलराइज कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा उनकी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी उनके साथ एनर्जी एफिशिएंसी और रेक्टिफिकेशन का भी प्रोजेक्ट चल रहा था। Great. Ji Fahad Saab. Yes, thank you for your time. बाकी बस सब चीज़ें ऑन ग्राउंड में स्टार्टिंग में तो नहीं था आपके पास। मैं तभी ज्वाइन किया इन दी एंड इन पाकिस्तान द करंट रोल ऑफ पीका एंड व्हेन Fahad Saab, can you hear me? yes we can hear you. Can you hear me? Ji, sir, there's a question popping up. Pika ka current role in government buildings. So as you mentioned that you have been connected with Pika, so if you can comment on that. Conservation appliances, Pakistan's current PICA when it comes to auditing government buildings, which outdated high consumption appliances. High consumption appliances in the government building, like पानी का motor जो चल रहा है, how they are working with the ground motors, and Yes. what the split ACs they have just put it on. Are they inverters or not? What are the lightning structures they have? They can move into the inverter ACs. That's the main point कि आप उसको तो reduce करो। फिर कमरे में लाइटनिंग ऑटो पे है नहीं है, कॉरिडोर्स की जो लाइटनिंग है वो ऑटो पे है नहीं है। देयर आर सेवरल पेजेस यू कैन जस्ट फाइंड आउट ऑन गूगल, they give you the world practices. Exactly. Okay, so उसी से related एक point है because obviously PICA is also a government organization and different government organizations and donor agencies हमने देखा है कि they are quite actively have been working into Pakistan, but unfortunately I think results शायद हमें उस तरह से नज़र नहीं आते, या शायद कोई एक आधा प्रोजेक्ट होता है that outstand, तो फिर बाकी सारे जो हैं वो जिस तरह से एक ट्रिपल इफेक्ट क्रिएट होना चाहिए उस तरह से नहीं होता। So are efforts enough? Firstly, I would like Farheen you to answer and then I'll come to my rest of the guests. I think that the efforts are not enough, और अगर even if the efforts are being put in तो उसकी implementation के अंदर बहुत सारा गैप है। तो उसके अंदर I think the government and the donor agencies are definitely playing their part, but the effort also needs to come from the private sector. क्योंकि अगर Yes. गवर्नमेंट जितनी मर्जी रेगुलेशन बना दे या डोनर एजेंसीज जितनी मर्जी एफर्ट पुट इन कर लें, दे कैन ओनली डू सो मच। उससे ज़्यादा फिर आगे बियॉन्ड दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
everybody, all the civilians, every people working in the private sector, कि वो अपना रोल प्ले करें, क्योंकि जो एनर्जी कंजर्वेशन है, द गवर्नमेंट कैन और द डोनर एजेंसीज, दे कैन ओनली मेक रेगुलेशंस अबाउट इट, दे कैन ओनली मेक पॉलिसीज। उसकी इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा रोल जो है, मतलब वो आपको सिर्फ स्टिक अप्रोच दे सकती हैं, लेकिन ऐसे है। जो प्रोएक्टिव रोल प्ले करना है उसके अंदर, वो इवेंचुअली प्राइवेट सेक्टर को ही करना है, और जो आपके हाउस होल्ड्स हैं उन्हीं को करना है, कि वो अपनी एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। इसके अंदर आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द स्टिक अप्रोच, उसके अंदर अगर आप एनर्जी कंजर्व करते हैं तो आपका अपना ही फायदा होता है। आई थिंक यू सेव अप ऑन योर एनर्जी बिल्स। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको ये होता है कि अच्छा हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो उसके अंदर आई थिंक हमारे एंड पर जो चीज़ लैकिंग है, जो पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर उस चीज़ के अंदर नहीं करता, वो बहुत दफ़ा ऐसे होता है अपार्ट फ्रॉम द बिग फैक्ट्रीज या बिग इंडस्ट्रीज के, वो उसका फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं करते कि अगर हम इस वक्त इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर, तो व्हाट आर वी गोइंग टू सेव इन द लॉन्ग रन। तो यस। I think the government or donor agencies they should improve their efforts as well, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा इशू है और अब एक छोटे स्केल पे हो भी नहीं सकता। तो both the private sector and the households, they The also need collaborative effort is actually required. जी जी, तो वो I जी think जी, मैम ने बहुत अच्छी बात की कि गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर जब तक दोनों इस पे काम नहीं करेंगे, वी नो दैट ऑलरेडी गवर्नमेंट लेवल प्राइवेट लेवल पे तो काफ़ी हद तक एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करें तो इसमें काफ़ी बेहतरी आई है, लेकिन अभी गवर्नमेंट लेवल पे हम लोग बहुत पीछे हैं। तो जब तक इस पे प्रोग्रेसली वर्किंग नहीं होगी, लाइक स्टेक होल्डर्स जब तक नहीं बैठेंगे, स्टेट लेवल पे इस पे इनिशिएटिव्स नहीं लिए जाएंगे और उनको आगे प्रैक्टिकली उनको जो आगे कॉपरेशंस है डिफरेंट, उनको एक टास्क नहीं दिए जाएंगे, तो तब तक आई थिंक वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस। ठीक है, सही। फहद साहब, आप क्या कहेंगे इस पॉइंट के बारे में? Yes, is in relational basically approach. सबको मिलके ही काम करना है, एक साथ पेनी पेनी पाउंड, हर कोई अपने हिस्से का काम करेगा तो आगे जाके ही चीजें सॉर्ट आउट होंगी। पहले पानी के वही जो मैं बता रहे थे, वाटर पे देयर वाज नो फ्लो मीटर्स एंड ऑल दैट, पानी जितना आ रहा है जा रहा है, तो अब मॉनिटरिंग होना शुरू हो गई। सिमिलरली सेम लाइक एज गैस, घर पे भी आप देखेंगे कितनी हमारे पास यूजेज होती है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब लोड शेडिंग पे हम चले गए, तो अब जब महंगा होता है चीजें, देन वी हैव टू पुट अप आवर कंट्रोल्स ओवर दैट। सो इट्स ऑल अबाउट मॉनिटरिंग, until and unless we monitor we cannot control that। तो उसके ऊपर सबको Great. अपना बात करना है। Yes. So now I am just moving towards the conclusive part of my show. So ultimately, all these points and everything जो है, that comes to the financial impact. कि आप कोई भी एक एक्टिविटी करते हैं, so उससे क्या आपको benefit होता है. So everyone wants to save the money, everyone wants to earn the money, everyone wants to have that financial benefit somehow. जो सारी हमने energy conservation की बात की, energy audit की बात की, ultimately ऑब्वियसली हम जो भी वर्किंग करते हैं उसमें वी वांट टू सी गुड नंबर्स, वी वांट टू सी पे बैक्स। कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम सबसे पहले ये पूछेंगे कि अच्छा हमें पे बैक कब तक मिलेगा, हमें इसका फ़ायदा कब तक होगा, हमारी कॉस्ट सेविंग्स कब तक होंगी। So all the discussion that we all had, so I want one last conclusive comment from each of my guests, that energy conservation and its financial impact, how important it is and how we can get benefit out of it. Okay, Farheen, so starting from you, as always. एनर्जी कंजर्वेशन यूजुअली जो आपके, अगर हाउस होल्ड के लेवल की हम बात करें तो अगर हम फॉर एग्जांपल अपने लाइट से एलईडीज़ की तरफ मूव करते हैं तो उसका पे बैक पीरियड इज लेस देन 1 ईयर। इस तरह अगर आप फैंस को वो करते हैं, फैंस के वो करते हैं, तो आई थिंक द इन्वेस्टमेंट दैट यू मेक इन मोस्ट ऑफ द एवरीडे हाउस होल्ड जो इक्विपमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट इज लोअर एंड द पे बैक इज हायर, यानी कि जो द रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इज हायर, और उसका पे बैक पीरियड बहुत कम होता है। तो आई थिंक हाउस होल्ड्स के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने जो एनर्जी कंज्यूमिंग इक्विपमेंट है और जो जैसे लाइट्स हैं उनको एलईडीज पे करें। तो आई थिंक अगर आप एक 30 वॉट का एनर्जी सेवर पहले यूज़ कर रहे थे, तो अगर आप उसको 6 वॉट की एलईडी के ऊपर कन्वर्ट कर लें, तो आप 5 उस तरह के बल्ब जो हैं वो एक एनर्जी सेवर के अगेंस्ट कंज्यूम कर सकते हैं। ऑल्सो जो एलईडी है उसका लाइफ टाइम इज 50,000 आवर्स कंपेयर टू एनर्जी सेवर, उसकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है। तो वो आपको ज़्यादा रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, तो आपकी
उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट लॉन्गर पीरियड, इट विल बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जबकि एनर्जी सेवर के केस में दैट वुड नॉट बी द केस। इसी तरह फैंस के अंदर और एसीज के अंदर स्पेशली, मतलब अगर अभी भी आई सी इन सम द हाउस होल्ड्स के वो उनके जो वो विंडो एसीज यूज करते हैं एंड नॉट स्प्लिट एसीज या इन्वर्टर्स की तरफ वो मूव नहीं किए, क्योंकि वो उनके पास लगे हुए हैं और दे थिंक कि बस सब चल रहे हैं तो चल रहे हैं, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं इन्वर्टर्स के अंदर। लेकिन आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टुडे कि आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें तो उसका पे बैक जो है वो जल्दी आप उसको करेंगे। इसी तरह इंडस्ट्रीज के अंदर भी, जैसे जिस तरह हाउस होल्ड के अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इंडस्ट्रीज के अंदर भी एनर्जी ऑडिट्स, अगेन आप मॉनिटर करें कि आपकी एनर्जी कहाँ पे हो रही है, कंज्यूम ज़्यादा हो रही है, फिर उसके बाद जब मॉनिटर करने के बाद एनर्जी ऑडिट्स के अंदर यू लुक एट द फाइनेंशियल बेनिफिट, यू मेक फाइनेंशियल केसेस अबाउट द इन्वेस्टमेंट एंड द रिटर्न, और इवेंचुअली डू नॉट लुक एट द फर्स्ट 2 or 3 years, क्योंकि हर चीज़ का पे बैक आपको 2 to 3 years में नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जब हम अजम्पशंस लेते हैं अपने फाइनेंशियल मॉडल्स के लिए, तो हम ऐसी अजम्पशंस लेते हैं जो कि उस वक्त के लिए तो हमें लग रहा होता है कि सही है, लेकिन आप देखते हैं कि इन द नेक्स्ट 2 to 3 years वो चीज़ें, वो अजम्पशंस जो है वो बिल्कुल वैलिड नहीं रहती। जैसे कि अगर हम देखें कि इन्फ्लेशन जो है, वेरिएबिलिटी उन चीज़ों के अंदर इतनी ज़्यादा होती है कि आप कभी कभी उनको एस्टिमेट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर ओनली फ्यूचर प्रोजेक्शंस। तो बिल्कुल। आप वो वाली चीज़ देखें कि अगर आप ये चीज़ से अभी स्विच कर लेते हैं तो इफ व्हाट वुड बी द वर्स्ट केस सिनेरियो, कि अगर आपके अंदर वर्स्ट केस और बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, कि अगर वेरिएबिलिटी इतनी आती है तो मैं कितना सेव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि हमारी एनर्जी प्राइसेस जो हैं इन द पास्ट डेकेड अगर हम देखें तो 3% पर एनएम के हिसाब से भी इंक्रीज नहीं हुई। लेकिन अगर हम पिछले अपने 2-3 साल इन्फ्लेशन देखें, रेट। इन्फ्लेशन को देखें और जो ग्रिड के अंदर इंक्रीज है, जो टैरिफ इंक्रीज है, उसको अगर आप हिस्टोरिकली, अगर आपको फ्यूचर पे प्रोजेक्ट करते हैं पिछले 3 साल पहले, तो आप कभी भी उसको उस तरह से प्रोजेक्ट ना कर सके जिस तरह पे वो, जिस लेवल पे वो आ जाए। तो हमारा आई थिंक 50 to 70% इंक्रीज आया इन द लास्ट 2 to 3 years एनर्जी 2 to 3 प्राइसेस के years, अंदर। yes. तो वो वाली वेरिएबिलिटी को आप बहुत जल्दी ओवरकम कर सकते हैं अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर इन्वेस्ट करें, और आपने वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखा नहीं होगा उस वक्त तक, लेकिन अगर आप फ्यूचर में उसको आप रियलाइज कर सकते हैं। Great. तो Very insightful information. Yes. जी साथ। जी Yes, sir, there मैम is two. Sorry. Please continue. जी मैम ने बहुत अच्छी बात की इसमें। सबसे पहले तो मैम ने कहा कि जी हम ऐसे अप्लायंसेस को जो लाइक आगे प्रमोट करना चाहिए जो लेस एनर्जी कंज्यूमिंग है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि ऑटोमेशन की फील्ड को हमें इन करना पड़ेगा बहुत। इस सेक्टर में बहुत अपना पार्ट प्ले कर सकती है। लाइक ऑटोमेटिकली हम जो लाइट्स हैं या एसीज हैं उनको ऑपरेट करें लाइक प्रॉपर सेंसिंग के थ्रू। तो इसके अलावा ये तो इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, लेकिन आई थिंक स्टेट लेवल पे भी लाइक अगर एनर्जी कंजर्वेशन की बात आती है तो आपका एनर्जी सेक्टर लाजमी इसमें इन्वॉल्व है। तो जिस तरह मैम ने बात की कि 2-3 सालों में जिस तरह एनर्जी प्राइसेस बढ़ी हैं, तो अगर किसी ने अपने एंड पे इंडिविजुअली अगर कोई उसने कैलकुलेशन की भी थी तो वो 2-3 सालों में तो वो सारी कैलकुलेशन खराब हो गई, हाई इंक्रीज इन द प्राइसेस। तो जब तक स्टेक होल्डर्स इस पे नहीं बैठेंगे, जब तक एक बड़े लेवल पे इस पे एक प्लानिंग नहीं होगी लाइक आपके एनर्जी सेक्टर पे, तो तब तक आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे भी होनी चाहिए। लाइक आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आपकी जो टेक इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको आगे लेके आना चाहिए। लेकिन जब मेरे ख्याल में जो मेजर फैक्टर होगा, जब तक आपका एनर्जी सेक्टर इस पे कोई प्रॉपर प्लानिंग अगले 20-25 साल की नहीं करेगा, तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेन द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन दिस। Okay. जी फाद साहब। Fast hours left. Basically, financial impact is always there. Take a very simple example of buying an AC versus a generator AC. But you have to look at the related benefit. This is one part. Secondly, your role to the society or we as to the country, that we want to play our role, irrespective of the fact that we have to make investment which will have no return, but we will use less. So financial impact is there. The only way of thinking is different, that we consider it as a cost or we consider it as an investment. At good amount, we consider it as an investment that we are going or we are giving back to the society or the community within which we are operating. For example, in case of water
effluent treatment plant. What we are doing? We are incurring an additional cost to treat the water before it is thrown into the system. It is less polluted, so that the country or the other system should not be get more polluted water. Same way we are now treating the water for reuse. It has a higher cost than taking from the KWSB, but we are doing it because this is the way of improving. Whatever we are saving, it will be available to the others. Maybe the residential who are to be provided or given preference for this because they cannot afford to have this. So there are different aspects. Financial impact is there, but do not consider as an impact. Consider the responsibility cost. Great. Thank you so much. Thank you, all of the guests. I think we had a very good and fruitful discussion. And again, obviously, we don't have to like stop on just this one webinar, and we will definitely inshallah will create a ripple effect as we have mentioned again and again. And thank you so much for your valuable time, Farheen, Saad, and Gulama team. एंड मुझे आपका जो कैमरा ऑफ करने का वो पॉइंट था ना वो समझ आ गया बिकॉज एवरी पॉइंट पे कोई ना कोई और जो है वो मुझे जवाब दे रहे थे बट अगेन इट वाज अ वेरी great experience with you guys and thank you for sharing your such We are very much grateful to you as well as to Ms. Praveen and the other individual who have really provided something which are not thinking or conceiving. At least we got some new ideas. Yes. Let's see how you work on it. Thank you very much. Thank you. Actually, the motto of such sessions is also this कि आप जो है वो कुछ भी अगर इस 1 से 2 घंटे की कॉन्वर्सेशन के अंदर कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो शायद को पिकअप कर ले और उससे कुछ सीख ले सो आई थिंक जो मकसद है इन सारे सेशंस का वो पूरा हो जाता है सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड इंशाल्लाह फिर किसी और इसी तरह के वेबिनार और टॉपिक के अंदर जो है वो जरूर मैं आप लोगों को जिम्मे दूंगी एंड विल बी अगेन ऑन बोर्ड थैंक यू जी अल्लाह हाफिज़ Thank you everyone. Thank you. अल्लाह हाफिज़ Yes. Thank you.